गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 6 और 7 ऑफ अगस्त के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको मेरी स्पीड कहीं पर भी ज़्यादा लगती है तो आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करते हुए मेरी आवाज़ को या फिर वीडियो की प्लेबैक स्पीड को कम कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज बहुत सारे नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एज पर द हेल्थ मिनिस्ट्री डेटा, विच स्टेट रिकॉर्डेड द मोस्ट डेथ्स ड्यू टू हीट वेव्स टिल जून एंड? स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जून के अंत तक किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गईं? तो लगभग 120 लोग मारे गए केरला स्टेट में बिकॉज ऑफ हीट वेव जून एंड तक अगर हम बात करें तो। और ये जो नंबर है ये सबसे ज़्यादा है पूरी कंट्री में एज पर द हेल्थ मिनिस्ट्री, जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया लोकसभा में उसके मुताबिक, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पोजीशन पे था इसमें गुजरात, जिसमें हमें 35 डेथ्स देखने को मिली लू की वजह से। और थर्ड पे था तेलंगाना, और तेलंगाना में टोटल 20 डेथ्स हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा हीट वेव्स की वजह से डेथ हमें कौन से स्टेट में देखने को मिली? तो आंसर है केरला स्टेट। अब यहाँ पे केरला स्टेट की बात करें तो कल हमने एक स्कीम पढ़ी थी जिसका नाम है शुभ यात्रा स्कीम। ओके, क्या था इसमें? इस स्कीम के अंतर्गत केरला स्टेट जो है वो फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगा अपने फर्स्ट टाइम ओवरसीज इमाइग्रेंट्स को जो कि केरला से जा रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा कि शुभ यात्रा स्कीम कौन से स्टेट की है, आंसर है केरला। इसके अलावा अगर हम बात करें गुजरात स्टेट की, तो गुजरात बहुत सारी चीज़ों की वजह से आजकल चर्चे में है। सबसे पहले हाल ही में गुजरात ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है वन वेब के साथ, और अब ये मिल के इस्टेब्लिश करेंगे सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। ओके, फिर इसके अलावा इन्होंने अपनी हाल ही में एक सेमी कंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की है फॉर टाइम पीरियड 2022 टू 27। इसके अलावा गुजरात में जो गांधीनगर है ये वेन्यू है एक एग्जीबिशन का जिसका नाम है सेमीकॉन इंडिया एग्जीबिशन। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए गुजरात स्टेट से रिलेटेड। इसके अलावा अगर हम बिहार की बात करें तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक पैक्ट साइन किया है इंडिया के साथ, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक $295 मिलियन लोन प्रोवाइड कर रहा है। किस लिए? फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्हांसिंग कनेक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन बिहार रोड्स प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हो सकता है आपसे पूछें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस स्टेट की रोड प्रोजेक्ट के लिए ये अमाउंट दिया है इंडिया को, तो ये स्टेट है बिहार। ओके, राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान पिछले दिनों चर्चे में था बिकॉज ऑफ इट्स मिनिमम गारंटीड इनकम बिल। इसके बारे में ऑलरेडी बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज सेट अप अ वर्किंग ग्रुप टू डीक्रिमिनलाइज द लॉज टू फर्दर प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? किस केंद्रीय मंत्रालय ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए कानूनों को अपराध मुक्त करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सेटअप किया है ये वर्किंग ग्रुप, जिसमें कुछ लॉज को डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फर्दर प्रमोट हो सके। ओके, इस ग्रुप में डिफरेंट तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद होंगे फ्रॉम इंडस्ट्री एसोसिएशंस, बिजनेस चैम्बर्स, लीगल प्रोफेशनल्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ सेवरल मिनिस्ट्रीज। इसके अलावा इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद होंगे नेशनल हाउसिंग बैंक के, नाबार्ड के, साथ ही सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। ओके, तो बस याद रखिएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री है जो एक वर्किंग ग्रुप क्रिएट करने जा रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, तो रिसोर्स एफिशिएंसी, सर्कुलर इकोनॉमी एंड क्लाइमेट कोएलिशन, क्या बोला ये? रिसोर्स एफिशिएंसी, सर्कुलर इकोनॉमी एंड क्लाइमेट कोएलिशन, इसको लॉन्च किया गया ऑन द साइड लाइन्स ऑफ 4th G20 की इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप एंड इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान, जो कि हुई थी चेन्नई में। इसका वेन्यू ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारे इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर कौन है? मिस्टर भूपेंद्र यादव। इन्होंने बताया कि इस कोएलिशन का एम क्या है? ग्रेटर कंपनी टू कंपनी कोलैबोरेशन को प्रमोट करना, एडवांस्ड कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करना अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, साथ ही लर्निंग्स को ब्रिंग करना फ्रॉम डाइवर्स एंड द ग्लोबल एक्सपीरियंसेस ऑफ द कोएलिशन मेंबर्स, ठीक है। तो बस सिंपली याद रखिएगा कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है विद रिसोर्स एफिशिएंसी, सर्कुलर इकोनॉमी
इंडस्ट्री कोएलिशन? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी सॉ द हाइएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू रेबीज इन द कंट्री इन 2022? 2022 में देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में हुई हैं? तो ये डेटा भी दिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हाल ही में लोकसभा में, और इसमें इन्होंने बताया कि नई दिल्ली में सबसे ज़्यादा डेथ देखी गई बिकॉज ऑफ रेबीज़ पिछले साल, मतलब 2022 में। और दिल्ली में टोटल डेथ कितनी हुई थी? 48। इसके बाद सेकेंड पोजीशन पे था वेस्ट बंगाल, जहाँ पे हमें 38 डेथ देखने को मिली, और थर्ड पे था यहाँ पे आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका और महाराष्ट्र। ये सारे के सारे स्टेट्स में 29 डेथ्स एक साथ हुई हैं, ठीक है। तो फिलहाल सबसे ज़्यादा डेथ बिकॉज ऑफ रेबीज़ हमें कौन से स्टेट से मिली है? तो ये है नई दिल्ली यूनियन टेरिटरी, ओके। यहाँ पे अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल ने हाल ही में डिसाइड किया है कि वो इस्टेब्लिश करेंगे अपने स्टेट में एक तरह का मैनग्रोव सेल, जिनका काम क्या होगा? मैनग्रोव प्लांटेशंस के ऊपर ध्यान देना, साथ ही जो ऑलरेडी वहाँ पर मैनग्रोव्स हैं उनको टेक केयर करना, ठीक है। तो आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि मैनग्रोव सेल कौन सा स्टेट है जो इस्टेब्लिश करने जा रहा है? तो ये है वेस्ट बंगाल। नई दिल्ली की बात करें, यहाँ पे नई दिल्ली बहुत सारी चीज़ों की वजह से चर्चे में बनी रहती है हमेशा ही, जिसमें से कुछ रीजंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नई दिल्ली होस्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मूविंग मेंटल हेल्थ बियॉन्ड इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है। सबसे पहले तो इसके लिए होस्ट है। फिर सेकेंड, ये याद रखिएगा कि यहाँ पे हाल ही में एक रीडेवलप्ड इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स जो है इनॉग्रेट हुआ है नई दिल्ली में, और इसका नाम इन्होंने रखा है भारत मंडपम, ओके। सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि भारत मंडपम कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में हाल ही में इनॉग्रेट हो चुका है? तो ये है नई दिल्ली, ठीक है। इसके अलावा मणिपुर से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन सी है? फैनगन कोनियक, ये नाम अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये हिस्ट्री के पन्नों में लिखा जा चुका है। फैनगन कोनियक पहली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव हैं नागालैंड स्टेट की टू अज्यूम द पोजीशन ऑफ द राज्यसभा चेयरपर्सन, ठीक है। तो फैनगन कोनियक हो सकता है आपसे पूछें कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं? तो ये नागालैंड से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ ग्रांटेड पाकिस्तान अ 2-year रोल ओवर ऑन $2.4 बिलियन लोन? किस देश ने पाकिस्तान को 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर 2 साल का और रोल ओवर दे दिया है? तो ये कंट्री है चाइना। चाइना ने पाकिस्तान को 2 साल का रोल ओवर और ग्रांट कर दिया है इनके इस लोन के ऊपर, और ऐसा करने से क्या होगा? पाकिस्तान को ऑब्वियसली कुछ रिलीफ मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा है वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में पहुंच चुका है। इनका जो फिलहाल करंट रिजर्व है उससे आप सिर्फ 2 महीने के इंपोर्ट बिल्स को ही कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो इतनी बुरी हालत चल रही है इनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो फिलहाल चाइना ने ये ग्रांट किया है पाकिस्तान के लिए, ओके। चाइना की बात करेंगे तो चाइना 2 वजह से न्यूज़ में है आजकल। सबसे पहले हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया है अपना पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है लिंगजी 03। इसके बारे में हमने कल ही चर्चा की थी। आपसे पूछ सकते हैं कि लिंगजी 03 कौन सी कंट्री का सैटेलाइट है? तो याद रखिएगा चाइना कंट्री का। इसके अलावा चाइना ने लॉन्च करी है कैबेज स्ट्रैटेजी। कैबेज स्ट्रैटेजी किसके अगेंस्ट यूज़ करी है? यूएस के, ठीक है। और डिटेल में इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। अगर कोई समझना चाहता है इसके बारे में तो वो कल का लेक्चर रेफर कर सकता है। यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए ने हाल ही में रीज्वाइन कर लिया है यूनेस्को को, और इसी के साथ यूएसए 194th कंट्री बन चुकी है जिसने यूनेस्को को ज्वाइन किया है, ठीक है। इन्होंने रीज्वाइन किया यूनेस्को को आफ्टर 5 years। और यूएसए में एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जिनका नाम है एडमायरल लीजा फ्रैंचिटी। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन हैं जिन्होंने लीड किया यूएस नेवी को, ओके। रशिया के बारे में बात करेंगे तो रशिया ने कुछ दिनों पहले ही एक लॉ पास किया है जिसके बाद इनकी कंट्री में सेक्स अपना चेंज करना या फिर ट्रांसजेंडर मैरिजेस करवाना या करना दोनों ही अपराध हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच यूरोपियन कंट्री हैज़ बीन क्वालिफाइड फॉर द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024? किस यूरोपीय देश को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई किया गया है? तो ये कंट्री है आयरलैंड। इसने अपना स्पॉट सिक्योर कर लिया है इन द प्रेस्टिजियस ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। और जो आयरलैंड कंट्री है ये टोटली अनबीटन रही पूरे टूर्नामेंट में। इन्होंने विक्ट्रीज रजिस्टर की अगेंस्ट बहुत सारी कंट्रीज़ लाइक इटली, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एट्सेट्रा, ठीक है।
तो फिलहाल आयरलैंड का जो स्पॉट है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में वो पक्का हो चुका है। यहाँ पे कुछ स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार देख लेते हैं। पहला है इसमें एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप 2023, इसको जीता है इंडिया ने, और इंडिया ने किसको हरा के जीता है? आंसर है ईरान। ठीक है। सेकंड है पहला जनजातीय खेल महोत्सव, और आपको बताना है कि इस इवेंट के लिए होस्ट स्टेट कौन सा था, तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा में ये हो चुका है। फिर हम बात करेंगे फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023 की, और फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप की बात करें अगर, तो इसकी विनर कंट्री है उरुग्वे। उरुग्वे ने इसको जीता था इटली को हरा के। ठीक है। और फिर अगर हम फ्रेंच ओपन देखें, फ्रेंच ओपन 2023, तो इसके विनर थे नोवाक जोकोविच। इन्होंने हराया है कैस्पर रूड को। नोवाक जोकोविच जो हैं सर्बिया कंट्री को बिलोंग करते हैं, और कैस्पर रूड जो हैं ये नॉर्वे से हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DGCA फाइंड विच एयरलाइन फॉर डेफिशिएंसीज इन देयर प्रोसीजर्स रिलेटेड टू फ्रिक्वेंट टेल स्ट्राइक इंसिडेंट्स। DGCA ने लगातार टेल स्ट्राइक की घटनाओं से संबंधित प्रक्रियाओं में कमियों के लिए किस एयरलाइन पर जुर्माना लगाया है? तो DGCA ने पेनल्टी लगाई है इंडिगो के ऊपर 30 लाख रुपए की, और इन्होंने शोकॉज नोटिस जारी किया है बिकॉज ऑफ इनकी डेफिशिएंसी इन दियर डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर, जो कि रिलेटेड है फ्रिक्वेंट टेल स्ट्राइक इंसिडेंट से ऑन दियर A321 एयरक्राफ्ट। ठीक है। क्या होता है ये टेल स्ट्राइक? बेसिकली ये कब होता है? जब एयरक्राफ्ट की जो टेल है वो ग्राउंड को हिट करती है या फिर किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हिट करती है, और ज़्यादातर ऐसा कब होता है? ड्यूरिंग लैंडिंग। ठीक है। तो ये रीज़न है कि DGCA ने इंडिगो को पेनल्टी लगाई है 30 लाख रुपए की। इसके अलावा कुछ दिनों पहले हमने राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में पढ़ा था। ये एयरपोर्ट हाल ही में कहाँ पे इनॉग्रेट हो चुका है? ये गुजरात में इनॉग्रेट हो चुका है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो फ्री मूवमेंट रेजीम है, आपको बताना है कि इसके मुताबिक ऐसी ट्राइब्स जो बॉर्डर पर रहती हैं वो किसी भी दूसरी कंट्री के कितने डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती हैं विदाउट एनी वीज़ा। तो ये डिस्टेंस है 16 किलोमीटर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, फ्री मूवमेंट रेजीम आजकल किस वजह से चर्चे में है, क्योंकि ये जो रेजीम है अलोंग द इंडिया म्यांमार बॉर्डर वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है बिकॉज ऑफ वोलेटाइल सिचुएशन इन मणिपुर, जिसके बाद जो ट्राइबल कुकी चिन पीपल हैं उन्होंने माइग्रेट किया था बॉर्डर के पार। ठीक है। तो जो बॉर्डर है इंडिया और म्यांमार का वो कितने का है? 1643 किलोमीटर्स तक है। टोटल 4 स्टेट्स में फैला हुआ है, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। और ये जो FMR है, मतलब फ्री मूवमेंट रेजीम, ये ट्राइब्स को अलाउ करता है कि आप बॉर्डर के दूसरे पार 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 16 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री ग्रांट्स स्टेपल्ड वीज़ाज टू इंडियन नेशनल्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा देश अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भारतीय नागरिकों को स्टेपल वीज़ा देता है? तो स्टेपल वीज़ा सबसे पहले क्या है इसको समझते हैं। ये एक तरह का अनस्टैम्प्ड पेपर होता है जो कि पासपोर्ट पेज के साथ अटैच होता है यूजिंग पिन, या फिर इसको स्टेपल कर दिया जाता है, जिसको ईजिली आप फाड़ सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं जब आपका मन हो तब। ठीक है। तो चाइना ने ये पॉलिसी हाल ही में अडॉप्ट की है कि वो स्टेपल वीज़ा को ग्रांट कर रहे हैं इंडियन नेशनल्स के लिए जो कि बिलोंग करते हैं अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से। ठीक है। तो चाइना ऑल्दो इस वीज़ा को कंसीडर करता है एज वैलिड डॉक्यूमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिस्टेंटली इसको रिजेक्ट करता जा रहा है। ठीक है। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि चाइना ने स्टेपल्ड वीज़ाज को ग्रांट किया है इंडियन नेशनल्स के लिए जो कि अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको बताना है कि कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिन्होंने हाल ही में डिक्लेयर किया कि हमारी अर्थ जो है वो एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग में एंटर हो चुकी है। तो ये स्टेटमेंट है यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस का। ठीक है। इन्होंने हाल ही में एक पावरफुल मैसेज डिलीवर किया था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जिसमें इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें इमीडिएट तौर पे रेडिकल एक्शंस लेने चाहिए ताकि जो रिकॉर्ड शैटरिंग जुलाई टेम्परेचर्स थे उनको एड्रेस किया जा सके। तो इसी दौरान इन्होंने ये बताया कि ये जो अर्थ है अब ये एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग में जा चुकी है और हमने वार्मिंग फेज़ को ऑलरेडी सरपास कर लिया है। ठीक है। तो यूजुअली जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके स्टेटमेंट्स आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो बस ये याद रखिएगा कि एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग किसने डिक्लेयर किया है, तो ये हैं यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल। अच्छा, इसके अलावा कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में एक 45 ईयर्स वुमेन को
हैंग कर दिया बिकॉज शी वॉज चार्ज ऑफ ट्रैफिकिंग हीरोइन। तो ये कंट्री है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर कंट्री ने हैंग किया है 45 साल की एक बूढ़ी महिला को, जो कि पाई गई थी 2018 में विद 31 ग्राम्स ऑफ हीरोइन। और पहली बार ऐसा हो रहा है जब सिटी ने किसी वुमेन को एग्जीक्यूट किया है पिछले 20 सालों में। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा कि सिंगापुर ने ऐसा किया है। इंडिया इज कोलैबोरेटिंग विद विच कंट्री टू फ्रेम अ कंसेंसस डॉक्यूमेंट फॉर G20। भारत G20 के लिए सर्वसम्मति दस्तावेज तैयार करने के लिए किस देश के साथ सहयोग कर रहा है? तो हम जानते हैं कि इंडिया G20 का प्रेसिडेंट है, तो इंडिया करेंटली जापान के साथ वर्क कर रहा है, साथ ही जो अदर G7 कंट्रीज़ हैं, ताकि वो एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट फ्रेम कर सकें फॉर G20। जापान ही क्यों? क्योंकि जापान फिलहाल चेयर है G7 ग्रुपिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कंट्री जापान। इसके अलावा आप ये मत भूलिएगा कि इन ऑनर ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट 2 स्पेशल कममेरेटिव कॉइन्स को कममेरेट कर रही है। कौन कौन से हैं ये? 100 रुपीज़ का कॉइन है एक, और एक 75 रुपीज़ का कॉइन है। दोनों का स्टैंडर्ड वेट रहने वाला है 35 ग्राम्स का, और इनका डायमीटर होगा 44 मिलीमीटर्स का। ठीक है, ये नंबर ज़रूर याद रखिएगा कि 100 रुपये का एक कॉइन है और दूसरा 75 रुपीज़ का। इसके अलावा जो G20 की सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की समिट थी, इसके लिए होस्ट स्टेट था गोवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्कचिक ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। पार्कचिक ग्लेशियर किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो हाल ही में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के जो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने एक रिसेंट स्टडी कंडक्ट की है, जिसमें इन्होंने ये इंडिकेट किया कि 3 तरह के ग्लेशियर लेक्स फॉर्म हो रहे हैं नियर परकाचिक ग्लेशियर इन लद्दाख, क्योंकि यहाँ की जो आइस है वो बहुत तेज़ी से मेल्ट होती जा रही है। ठीक है, और ऑब्वियसली ये जो मेल्टिंग है ये एक तरह से कंसर्न है हमारे लिए ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का, या फिर ऐसा हो सकता है कि वाटर की स्कैसिटी हो ऐसे एरियाज़ में, क्योंकि जो ग्लेशियर हैं ये मेन वाटर सोर्स होते हैं ऐसे रीजन में। ठीक है, तो परकाची ग्लेशियर की लोकेशन आपसे पूछ सकते हैं, याद रखिएगा ये लद्दाख में लाई करता है। अब यहाँ पे कुछ प्लेसेस देखते हैं और उनकी लोकेशन देखेंगे, जिसमें से पहला है माधेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पिछले दिनों चर्चे में था और ये लाई करता है गोवा स्टेट में। ठीक है, सेकेंड है बतागायका क्रेटर, और बतागायका क्रेटर लाई करता है रशिया कंट्री में। थर्ड है कास प्लेट्यू, कास प्लेट्यू हिस्सा है महाराष्ट्र स्टेट का। और एक लास्ट है आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाई करती है असम स्टेट में। ठीक है, सबको कमेंट से बताना है कि बिहार स्टेट का इकलौता नेशनल पार्क कौन सा है। सबको उसका जवाब कमेंट्स में मेंशन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय शिक्षा समागम वॉज ऑर्गेनाइज्ड टू कममेरेट द एनिवर्सरी ऑफ विच स्कीम और पॉलिसी। अखिल भारतीय शिक्षा समागम किस योजना या फिर नीति की वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया अखिल भारतीय शिक्षा समागम को एट भारत मंडपम, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा, जो कि है दिल्ली में। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने रिलीज़ किया पहला इंस्टॉलमेंट ऑफ द फंड्स अंडर PM श्री स्कीम। तो ये जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है ये अलाई करती है विद द 3rd एनिवर्सरी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको कि लॉन्च किया गया था 2020 में। ठीक है, तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम ऑर्गेनाइज किया गया टू कममेरेट द 3rd एनिवर्सरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अच्छा, इसके अलावा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सेकेंडरी टाउन्स डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट। क्या आप बता सकते हैं ये किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का है? तो ये बेसिकली राजस्थान का है, और हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके बाद $200 मिलियन लोन मिलेगा राजस्थान स्टेट को एज एक्स्ट्रा फंडिंग फॉर द राजस्थान सेकेंडरी टाउन्स डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट। इस लोन का एम क्या है? वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सिस्टम को एक्सटेंड करना, अर्बन रेजिलियंस को बूस्ट करना, और जो हेरिटेज हैं चूजन टाउन्स में उनको प्रेजर्व करना। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा कि सेकेंडरी टाउन्स डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट किस स्टेट का है, तो आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट है इंडिया रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू कोलैबोरेट ऑन द शेयरिंग ऑफ इंडिया स्टैक। भारत ने हाल ही में इंडिया स्टैक की साझेदारी पर सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडिया और पापुआ न्यू गिनिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाल ही में साइन किया है टू कोलैबोरेट ऑन द शेयरिंग ऑफ इंडिया स्टैक, और इसको साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने
पापुआ न्यू गिनिया की कंट्री ने, अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT जो कि इंडिया से है। ठीक है, तो बस सिंपली याद रखिएगा कि इंडिया स्टैक की शेयरिंग में कोलैबोरेट करने के लिए हमने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है पापुआ न्यू गिनिया के साथ। अच्छा, पिछले 2 दिनों से हम CDMDF के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको बताना है कि ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म है कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड। इसको लॉन्च किया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, और इस फंड को अनाउंस किया गया था 2021-22 यूनियन बजट में। किस लिए? लिक्विडिटी को इन्हांस करने के लिए इन द कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट ड्यूरिंग स्ट्रेस्ड एंड द नॉर्मल टाइम्स। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सपेंशन क्या है CDMDF का, तो आंसर है कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड। लास्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च द 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट? किस संस्था ने 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस किया 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट को, जिनका एम है डिजिटल हेल्थ सर्विसेज को अच्छे तरीके से अडॉप्ट करना। ठीक है, तो इसमें जो है स्मॉल और मिड साइज्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी जो कि फुली अलाइंड होंगी विद द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्टैंडर्ड। ओके, तो इनको किसने लॉन्च किया है? आंसर है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अच्छा, इसके अलावा कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया के लिए रिलीज़ करती है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? तो इसको रिलीज़ करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और हाल ही में इन्होंने इसको लॉन्च किया है, जिसमें हमें ये पता चला कि डिजिटल पेमेंट कंट्री के अंदर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, और हमने 13.24% का ग्रोथ इसमें पाया इन द मंथ ऑफ मार्च 2023। ठीक है, तो जो RBI का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है वो मार्च तक कितने वैल्यू पे था? 395.57। उसके अलावा सितंबर 2022 में ये वैल्यू कितनी थी? 377.46, और उसके पहले अगर जाएं मार्च 2022 में तो ये वैल्यू थी 349.30। तो हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इस इंडेक्स का काम क्या होता है? डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स को चेक करना कंट्री के अंदर। ओके, तो बस याद रखिएगा कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है? आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया, और अब हम चलेंगे हमारी क्विज़ पे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस हम कहीं ना कहीं पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर अब आपको वीडियो को पॉज करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और इनके जवाब कमेंट्स में मेंशन करना है। इनमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब लिख सकते हैं, और जो आपको नहीं आते कोई बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा। बस आपको मेरे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nusrat Fana signing off.